नमस्कार, मैं बीके मिश्रा आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आस्था आईएएस पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बीपीएससी 67वीं और 68वीं और ऑडिटर के लिए मैथमेटिक्स की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यह बात करें कि मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका क्या है, और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है मैथमेटिक्स का। 2016 या 2016 के पहले की अगर बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक्स भी आते थे, फिजिक्स की तरह के कुछ क्वेश्चन शामिल हो जाते थे। बट आज आपको 2016 के बाद से 18, 19, 20, 21 लगातार आपको प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिले हैं। मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कितने अटेम्प्ट किए जाएं, टारगेट क्या रखा जाए, स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, इन सब पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के साथ साथ आज आपको हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ाने की, और हमारे साथ आप पढ़ेंगे कैसे, आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, आपके पढ़ने का प्लान क्या होगा, इन्हीं पर हम लोग आज फोकस करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यह जो हम लोग एग्जाम कवर करेंगे यह बीपीएससी को कवर करेंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, 67, 68, 68वीं, 67वीं, और इसी के साथ साथ बिहार में होने वाले ऑडिटर के मेंस को भी फोकस करेंगे। और दोनों एग्जाम के लिए इन सब का सिलेबस मोर और लेस एक ही है। क्लियर? तो आइए हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस पर यह देखते हैं कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि ये सारी की सारी क्लासेस जो हमारी लाइव क्लास चलेंगी वह आस्था आईएएस के ऐप पर होंगी। जो हमारी लाइव क्लास होगी आस्था आईएएस के ऐप पर होंगी। और AA ऐसा हमारे आस्था आईएएस के ऐप पर चलेंगी, जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी। और जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास होंगी, यह आस्था आईएएस एक ऐप है, यह ऐप है, और इस ऐप पर हमारी लाइव क्लासेस होंगी, जो लाइव क्लासेस चलेंगी। और जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, मैं आपको बता दूं कि जो रिकॉर्डेड क्लास होंगी वह भी हमारी ऐप पर ही होंगी, लेकिन वह आस्था बीपीएससी ऐप पर होंगी। वह आस्था बीपीएससी ऐप पर होंगे। ये दोनों क्लासेस ऐप पर होंगी, लेकिन इसका ऐप आस्था आईएएस ऐप है, इसका आस्था बीपीएससी ऐप है। एक पर लाइव क्लास होगी और एक पर क्या होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूसरा भी हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज भी चलेगी। और टेस्ट सीरीज प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को आपके एग्जाम के
जब आपका एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, डेट आ जाएगी, एग्जामिनेशन के कम से कम 20 दिन पहले हम लोग सिलेबस समाप्त कर लेंगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ही सिलेबस के पहले तक, सिलेबस के साथ साथ ही हम लोग कम से कम 10 टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और उस 10 टेस्ट सीरीज के ऑर्गेनाइजेशन में 2 बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बात तो यह है कि आपकी प्रोग्रेस, आप कहां तक पहुंच पाए हैं, और अगर उसमें भी कहीं कुछ डाउट रह गया तो एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से आपके साथ पर्सनल टच करके, पर्सनल टच में रहकर हम लोग प्रॉब्लम को, आपके प्रॉब्लम को, आपकी दुविधा को, आपके डाउट को सॉर्ट आउट करेंगे। और कोशिश करेंगे, देखिए हमारा जो प्राइम टारगेट होगा कि इस 300 के क्वेश्चन के पेपर में, यह मेंस की बात मैं आपसे बता रहा हूं, 300 नंबर का पेपर है। 300 मार्क्स का पेपर है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि 250 से 270 का टारगेट रखेंगे कि कम से कम इतना हमारा स्कोर हो जाए। और एक बात और समझिए कि मैथमेटिक्स के साथ बड़ी खूबसूरती क्या है कि मैथमेटिक्स में या तो स्कोर होता है या तो नहीं होता, या तो 0 होगा या तो फुल होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास खूब अच्छे से चांस है मैथमेटिक्स को लेकर कि हम लोग, मैथमेटिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं जो मेंस में जिनका सब्जेक्ट है, कि हम लोग बहुत बेहतर कर पाएं मेंस में इस सब्जेक्ट को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन पर सिलेबस को डिस्कस करूंगा, और उस सिलेबस के साथ साथ कि सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अच्छा, 2-3 बात मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा एक सिलेबस है। सिलेबस को मैं आपको दिखाऊंगा। सिलेबस ये बड़ा ब्रॉड है। हमें स्ट्रेटजिकल मोड में तैयारी करनी होगी, हमें स्ट्रेटजिकल प्लान के तहत तैयारी करनी होगी कि हम कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कौन कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करें जो हमारे लिए फिजिबल हो, बड़ा इजी हो और वो मार्क देके जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक हम लोगों ने ब्रेकअप सिलेबस तैयार किया है। और इसी ब्रेकअप सिलेबस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पोर्शन पर ज्यादा फोकस करना है, और जहां से अच्छा क्वेश्चन निश्चित है कि वहीं से वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इतनी सारी बात मैंने आपको बताया, अब मैं आपसे सिलेबस की बात करूंगा। सिलेबस की बात करूंगा, इसे समझिएगा। सबसे पहले सेक्शन है, 2 सेक्शन आएगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको पता है, 2 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक में 2-2 पार्ट होते हैं। इसका मतलब अगर प्रत्येक में 2-2 पार्ट होते हैं, ए और बी, इसका मतलब कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन। और इसी तरह सेक्शन बी में भी आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसमें भी आपको ए और बी मिलाकर मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आपको क्या करने हैं कि टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? कुल 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। और इस 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यानी सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो आपके पास ये 12 क्वेश्चन का बन जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से करने होंगे और 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से करने होंगे। सेक्शन ए का जो पार्ट है, सेक्शन ए का जो पार्ट है, ये बड़ा लंबा चौड़ा है। सेक्शन बी बड़ा कंसाइज है। तो हमें प्लान क्या करना है कि सेक्शन ए में कहां से, यानी अब कुल मिलाकर आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से और 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से। अब सेक्शन ए, और अब हमें देखना है कि नंबर कहां से उठेंगे, क्वेश्चन बड़ी इजी कहां से आते हैं जो हमारे अप्रोच में हो। एक बात और समझना है, क्योंकि समय हमारे पास न तो बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, मतलब हमारे पास एक मॉडरेट डिवीजन का टाइम है, और इसी मॉडरेट डिवीजन के टाइम का यूज करके, प्रयोग करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना हो जाए कि हमारा 250 से 270 मार्क्स के बीच हम लोग इसे कर पाएं, अटेम्प्ट कर पाएं, सॉल्व कर पाएं और देख पाएं। क्लियर? तो
यहाँ से तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। एक प्लान, एक चीज़ और करना है कि आप जब क्लासरूम में यहाँ से पढ़ें तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको, 4 घंटे अपने रूम पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने आप भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बता दूं कि बताया कि देखिए 2 सेक्शन, सेक्शन ए में इतना, सेक्शन बी में इतना। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बात समझ जाइए कि ये जो मैथमेटिक्स है ये बहुत टफ नहीं है। ये जो मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको जाननी होंगी। बेसिक चीजें अगर आती होंगी तो आप कर पाएंगे। मैं आपको एक बेसिक से रिलेशन करके आपको बताऊंगा कि देखिए यह मैथमेटिक्स का सिलेबस कितना आसान है और कैसे इसे आप सॉल्व करते हैं, कैसे इसे करते हैं और बेहतर कैसे कर पाते हैं। 250 से 270 नंबर का टारगेट आप कंप्लीट कैसे करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन में सबसे पहला पार्ट है, ध्यान दीजिए। पहले सेक्शन में सबसे हमारा जो पहला पार्ट है ये है सेक्शन ए में लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आएंगे, यह निश्चित है 3 क्वेश्चन। मैं आपको, जैसे हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, हमारे साथ जो लोग हैं, हम लोगों ने मेहनत करके आपके साथ एक ब्रेकअप सिलेबस तैयार किया है कि कहां से कितने क्वेश्चन और किस किस एंगल से, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, यानी इसमें अगर पार्ट के साथ कहें तो 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ए बी करके। प्रत्येक में 2-2 पार्ट, तो 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस 6 क्वेश्चन में जरा देखिए कहां से आपको मिलेंगे। एक तो यह क्वेश्चन है आपके पास कि एक तो कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। इसमें क्या है देखिए, अब इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री है। जैसे आपने पहले आप क्या पढ़ते थे कि मेंसुरेशन 2D और 3D पढ़ते थे। हम मेंसुरेशन 2D और 3D पढ़ा करते थे, आपको याद होगा। इसी मेंसुरेशन 2D और 3D में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जरा देखा जाए कि जो 3D ज्योमेट्री है, इस 3D ज्योमेट्री में जिसे आप कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्री, जिसे आप क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा सॉलिड ज्योमेट्री का। सॉलिड ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आपको, देखिए स्ट्रेट लाइन जैसे आपको मिलेगा तो आपको पता है कि यह अलजेब्राइक फॉर्म में होता है। यह कैसे होता है, अलजेब्राइक फॉर्म में होता है, बीजगणितीय फॉर्म में होता है। स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन, यानी अगर मान लीजिए x + y = 7, जैसे आपने देखिए यह एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, और यह इसे हम अलजेब्रा का रेखीय समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यही अब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम इसे y = mx + c के फॉर्म में लिख दें तो यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाता है। अगर y = mx + c के फॉर्म में लिख दें तो यह क्या होता है, एक सरल रेखा का, एक सीधी रेखा का, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तैयार हो जाता है। अब इसी इक्वेशन को आप अगर आपको तैयार करना है तो x = -x + 7 लिख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए सबसे पहले सॉलिड ज्योमेट्री में, सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत पहले स्ट्रेट लाइन, देखिए जो आप पढ़ते हैं ना, ये मेंसुरेशन 2D है, ये सर्किल है, मेंसुरेशन 2D है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह अलजेब्रा है, लेकिन अलजेब्रा के साथ साथ यह मेंसुरेशन 3D है। सॉलिड ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम प्योर रूप से अलजेब्रा है, वेक्टर प्योर रूप से अलजेब्रा है, कॉनिक सेक्शन भी प्योर रूप से अलजेब्रा है। इवन कि कॉनिक सेक्शन में हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी और मैक्सिमम मिनिमम जो पढ़ते थे, वहां से यह क्वेश्चन अटैच होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले अगर स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, वहां जो सिलेबस है, स्ट्रेट लाइन का सिलेबस, अब एक चीज समझिए कि जो आप पहले से पढ़ते आए हैं ना, वही है, उसी को हमें पता है कि हम थोड़ा सा मॉडरेट रीजन में आ जाता है, क्योंकि हम ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस पर बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मॉडरेट रीजन। अभी तक हम लोगों ने देखिए जरा सिंपली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि y = mx + c। ध्यान दीजिएगा कि y = mx + c, यह रेखा का समीकरण होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं आपको जो बता रहा हूं इसे जरा समझ लीजिएगा। यह रेखा का समीकरण है,
इक्वेशन ऑफ लाइन, इतना हम पढ़ते थे। जहां क्या पढ़ते थे कि जहां हम इसे पढ़ा करते थे कि जहां जो m है, m स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है। देखिए, अगर इस रेखा को हमें बनाना हो, समझिएगा अच्छे से, इस रेखा को हमें बनाना तो हम कैसे बनाते थे? अगर हमें इसे ड्रॉ करना है, इसी को हम लोग देखिए जो आपके एग्जाम में है वो कैसे इसका यूज करेंगे। देखिए, यह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यह हमारा एक्स एक्सिस है। मैं आपको आज क्वेश्चन की बात नहीं बताऊंगा, या नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से देखो, क्वेश्चन कौन कौन सा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं। आज पूरा का पूरा सिलेबस का ब्रेकअप बता रहा हूं। सिलेबस के ब्रेकअप में आपको यह बता रहा हूं कि जो पहले हम लोग 10th लेवल में 10th लेवल में जो मैथमेटिक्स पढ़े थे, अब वो 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल में वो कैसे अपडेट हो गई है, पूरी की पूरी वही है। जैसे स्ट्रेट लाइन वहां था, सरल रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन यहां भी है, लेकिन अपडेट क्या है यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जरा देखा जाए कि यह एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, आपको सबको पता होगा, और यह एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, यह भी आपको पता होगा। और यह वाई एक्सिस है, यह वाई एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यह वाई एक्स की क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अब जरा देखा जाए कि रेखा का समीकरण आपका क्या है, y स्क्वायर mx प्लस सी है। तो y स्क्वायर mx प्लस सी यानी रेखा ऐसे बनाते थे, यह जो होता था यह थीटा, यह क्या होता था, थीटा स्लोप होता था किसके साथ, x के साथ, यानी m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन विद x एक्सिस, विद किसके साथ, x एक्सिस। यह क्लियर हो गया कि यह m जो है स्लोप ऑफ लाइन है x एक्सिस के साथ, और m की जो वैल्यू होती थी वो होती थी tan थीटा। m इज इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा होता था। ठीक है, और यह जो है यह इंटरसेक्शन है, यानी यह कह रहा है कि प्लस सी है ना, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब यह y एक्स पर काटा गया अंतःखंड है, यानी यह 0, c से चल रहा है। कैसे चल रहा है, 0, c से, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वह कितनी है, c है। यह y स्क्वायर mx प्लस सी का फार्मूला हो गया। अब जरा देखा जाए कि इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब जरा देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करिए कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी? माइनस का मतलब थीटा माइनस नहीं होगा, समझना। जैसे मैंने आपसे कहा कि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। बस थोड़ी छोटी छोटी बात पहले एक बार खूब समझते हैं। एक बात और समझिएगा कि जब मैं मैथमेटिक्स की शुरुआत करूंगा तो 3 से 4 क्लास बिल्कुल 0 लेवल की, 3 से 4 क्लास हमारी ऐसी होंगी जो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले होगा कि हम लोग मैथमेटिक्स का इंट्रो कैसे करते हैं, और फिर मैं आपके बीपीएससी के सिलेबस और बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को लूंगा और वहां बताऊंगा कि कैसे। तो जैसे y स्क्वायर mx प्लस सी, तो मैंने कहा है m tan थीटा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस tan थीटा ना, इसका मतलब माइनस tan थीटा नहीं है। देखिए, अगर इसे आप बनाएं तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्लोप है, यह जो स्लोप है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ जा रही है। इसका मतलब यह है कि माइनस एम एक्स का मतलब यह है कि यह जो स्लोप है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ जा रही है। इसका मतलब अब यह रेखा का समीकरण यह है, यह थीटा हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, और यह 0, c ही रहेगा, यानी यह c लंबाई रहेगी यह, और इस रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ आ गई। सपोज करिए कि अगर यह इक्वेशन ऐसे बन जाता, सपोज करिए कि अगर यह इक्वेशन आपके साथ ऐसे बन जाता, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी अगर होता, इसका मतलब x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ स्लोप है, और y एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन है वह y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब आप जरा देखिए कि अब आपके लाइन का इक्वेशन यह हो जाएगा, और यहां c हो जाएगा, और यह थीटा हो जाएगा, जो कि m इज इक्वल टू tan थीटा होगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई। और यह जो लाइन होगा, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है।
क्लियर है? तो यह सब में ना डिफरेंस है। जरा देखिए कि वहां पर हमने एक कैटेगरी पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रेखा का समीकरण है, रेखा का स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा है। अगर सपोज करें कि दो समीकरण दिए हैं तो दोनों से अगर हम दोनों के बीच का स्लोप निकालना है, कोण निकालना होता था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू m1 m2 अपान 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 करते थे, ऐसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपान 2m1 m2। तो इसका मतलब यह है कि हम अब जरा देखा जाए कि अगर सपोज करें कि अगर एक मैं ऐसे कर दूं कि यह बताइए कि एक रेखा का समीकरण, एक बात और आपको बता दूं तो वहां चलते हैं। रेखा का समीकरण अगर x इज इक्वल टू y ऐसा आ जाए, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी हो जाए, अगर रेखा का समीकरण, यह भी स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन वहां पर हम एक बात पढ़ते थे, यहां पर ढेर सारा कॉनिक सेक्शन है ना, तो कॉनिक सेक्शन का मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि यह सॉलिड ज्योमेट्री है, यह थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो अब जरा देखा जाए कि x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, इसका मतलब यह है कि अब जरा देखा जाए कि यह एक आपका कॉनिक सेक्शन है, यह आपका एक क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में जो स्लोप है ना, जो रेखा का स्लोप है वह y एक्सिस के साथ है। किसके साथ है? यह जो आपके रेखा का स्लोप है यह किसके साथ है? y एक्सिस के साथ बन रहा है, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बन रहा है, और अंतःखंड कहां कट रहा है? क्योंकि x के साथ इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ इक्वेशन जाता है उसी पर इंटरसेक्शन करता है, उसी पर अंतःखंड कटता है। इसका मतलब यह है कि y एक्सिस के साथ स्लोप होगा। अब यह स्लोप आपका यहां हो जाएगा थीटा, और इसकी वैल्यू m इज इक्वल टू टेन थीटा यहां हो जाएगा, और यह जो इंटरसेक्शन कटेगा c, 0, इसकी लंबाई आपके साथ क्या होगी? c होगी, और तब इस रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी होगा। क्लियर? इसका मतलब यह है कि मल्टी डायमेंशन में, मल्टी डायरेक्शन में हमें काम करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चले खैर, आज बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आज मैं सिलेबस का ब्रेकअप बता रहा हूं कि देखिए कैसे कैसे है। अब मैं आपको ले चलता हूं आपके प्री सिलेबस पर, सिलेबस की तरफ हम मूव करते हैं। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन, फिर इसी तरह सर्किल आ जाएगा। सर्किल का इक्वेशन हम पहले हम देखिए 10th क्लास में जब हम लोग थे तो सर्किल पढ़ते थे। सर्किल में रेडियस, डायमीटर, उसके बाद हम सर्किल का पढ़ते थे कि जैसे सर्किल में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पढ़ते थे, तो सेगमेंट क्या होता था, सेक्टर क्या होता था, और उसके बाद कॉर्ड क्या होती थी। यह 10th लेवल का सिलेबस था। यहां हम क्या पढ़ेंगे? यहां हम सर्किल का नेचर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में वृत्त की प्रकृति पढ़ेंगे, और इसे रिलेट करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से। इसका मतलब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह समझिए कि मैं यह कह रहा हूं कि पूरा का पूरा तो सिलेबस, ये जो कुछ सिलेबस ऐसे हैं जो आपने पढ़े हैं, लेकिन बस उसे कैसा है कि रिलेशन देना है, रिलेट करना है कॉनिक सेक्शन के साथ। कॉनिक सेक्शन का मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ, 3D ज्योमेट्री के साथ। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आपको पता है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशन का यूज होता है, सी का यूज होता है ना? कैसे सी का यूज होता है? जैसे nc0 x पावर n प्लस nc1, देखिए जैसे बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो हम लोग कैसे पढ़ते थे कि nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ncn x पावर 0 a टू द पावर n। तो x पावर 0 का मतलब 1 हो जाता था, तो इसका मतलब इसे हटाकर हम लोग लिख लेते थे ncn a टू द पावर n। यह हमारा बाइनोमियल कंपोनेंट हो जाता था, सीरीज हो जाती थी। तो अब इस पर क्वेश्चन यहां पे, यह होगा अलजेब्रा, यह होगा
अलजेब्रा का पोर्शन। लेकिन यहां से जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो हम यहां डेरिवेशन के साथ लेके चलेंगे, कैलकुलेशन के साथ लेके चलेंगे क्वेश्चन को। जैसे अब देखा जाए, इसी तरह अब हम वेक्टर, तो वेक्टर देखिए यह जितना सेगमेंट है, मैं यह जितना सेगमेंट है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का जो सेगमेंट है, यह एक क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन में दो पार्ट, यानी ए और बी, यानी दो क्वेश्चन यहां से तय हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर। अच्छा, वेक्टर का मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा नहीं, यह वेक्टर यही नहीं है, यह तो एक वेक्टर का इंट्रो था। हम यहां से यहां जो हम लोग जैसे पहले क्या पढ़े थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इज दैट क्लियर? हमने वेक्टर में यह पढ़ा था। फिर हम वेक्टर के साथ क्या पढ़ते थे कि इस वेक्टर के साथ पढ़ते थे कि जैसे दो वेक्टर हो गए, उनके बीच का एंगल क्या है, दो लाइन के इक्वेशन हो गया, उनके बीच स्लोप क्या है। फिर आपसे यह पूछते थे कि यूनिट वेक्टर क्या होते थे, वेक्टरों का प्रोडक्ट, वेक्टरों का अच्छा प्रोडक्ट दो तरह से हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ते थे। लेकिन यहां वेक्टर के साथ साथ वेक्टर का डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव के बाद इसका मॉड आएगा, जिसे आप डिटरमिनेंट कहते हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन इस वेक्टर के साथ। कॉनिक सेक्शन हमने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लिए चलता हूं। देखिए, सेक्शन ए का हमारे पास कैलकुलस आ गया। यह जो कैलकुलस का हमारा सिलेबस है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आएगा डी अपॉन डी एक्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कैसे आएगा? जैसे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा कि अब मैं आपसे कहूंगा कि सपोज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ऐसा ले लेते हैं, एक्स आई। चले, मैं इस क्वेश्चन को एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बात आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि एप्लीकेशन, देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो गया, लिमिटेड कंटिन्यूटी हो गई। यहां से दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन का मतलब दो सेगमेंट ए बी, और इंटीग्रल से, यह इंटीग्रल है, यह इंटीग्रेशन है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन। देखिए हम लोग जो ब्रेकअप, मैं आपको जो ब्रेकअप बना रहा हूं वह बता रहा हूं कि वहां से हम दो क्वेश्चन ले लिए, इसके पहले वाले सेगमेंट से दो क्वेश्चन, और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। कितने हो गए? चार क्वेश्चन। और इसके बाद जब हम चलेंगे, इसके बाद जब हम लोग चलेंगे तो सेक्शन ए में टेक्नोमेट्री है। टेक्नोमेट्री एंड इट्स फंक्शन है, तो जो त्रिकोणमिति और इसका फलन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमैवर थ्योरम और इंटरपोलेशन फार्मूला को लेकर, और फिर पूरे के पूरे ट्रिगो का यूज होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ। तो यहां से एक क्वेश्चन, यानी ए और बी दो पार्ट, और फिर नेक्स्ट की बात हम लोग करें अगर, तो सेक्शन ए के बारे में मैंने आपको बताया कि देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन और डेरिवेशन के साथ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज लीनियर प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन आपका यहां से, और यहां इसकी बात हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं सेक्शन बी पर, और सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि सेक्शन बी जो है यह बहुत इजी भी है और यह स्कोरिंग भी है।
सेक्शन बी अलजेब्रा से रिलेटेड है और पूरा का पूरा इतना स्कोरिंग है। आप बीएससी में और अपने ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट अलजेब्रा होता है, कि उसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल कुछ लॉजिक लगाकर प्रूफ करना है। तो कुछ अच्छा ऐसी लॉजिक कि मैं आपको एक उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसी लॉजिक पर पूरा का पूरा अलजेब्रा, जैसे पूरा का पूरा जो सेट थ्योरी है, सेट है, सेट पर चले तो ग्रुप है, सब ग्रुप है, और टाइप्स ऑफ जो ग्रुप्स हैं कैसे प्रूफ करते हैं, इन पर केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल एक तरीका है कि इन्हीं पर हम लोग ऐसा काम करेंगे, राइट। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में बनेंगे। कभी कभी पहले 5 क्वेश्चन भी आते थे तो 10 क्वेश्चन हो जाते थे, 6 क्वेश्चन आएंगे तो 12 क्वेश्चन। इन सब में ए और बी नाम का पार्ट होगा, ए और बी नाम का पार्ट होगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बी है। मैं आपको देखिए, अब हम लोग एक प्लान के तहत तैयारी करेंगे, प्लान के तहत पढ़ाई करेंगे। हार्डली हमारे पास 3 से 3.5 महीने का समय है। अगर हम यह मान के चलें कि जून में हमारा पेपर है, तो इस 3 से 3.5 महीने में हम 300 नंबर में 270, 75, 80 नंबर, मतलब 250 प्लस नंबर कैसे लाएंगे, ये तब कर पाएंगे जबकि पूरा का पूरा प्लान एक स्ट्रेटजिकल हो। हम पूरा का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लें, गो थ्रू कर लें और फिर ऐसा कर लें तो नंबर वहां से नहीं आने वाले। नंबर क्या आने वाले हैं, सिलेक्टेड टॉपिक, ऐसे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जहां क्वेश्चन का अप्रोच ठीक रहता है, जहां से क्वेश्चन के लेवल बहुत हाई फाई नहीं होते। जितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ा इजी मोड में अगर सॉल्व हो जाता है तो ऐसे टॉपिक को, ऐसे सेक्शन को, ऐसे चैप्टर को पहले अटेम्प्ट करना है। तो आप जैसा आप जानते हैं कि जो अलजेब्रा है, जो बीजगणित है, वह बहुत ही इजी है, बहुत अलजेब्रा बहुत इजी है। तो देखिए क्वेश्चन सेक्शन बी का, सेक्शन बी से सबसे पहले प्योर अलजेब्रा है। प्योर अलजेब्रा में क्या क्या आएगा ये जरा देखिए। ग्रुप है, सब ग्रुप है और देयर टाइप्स है। ग्रुप और सब ग्रुप, उनके प्रकार पढ़ें। अब हम जरा देखेंगे ग्रुप और सब ग्रुप की जब प्रकार पढ़ेंगे तो हम इसे 10+2 में पढ़ते आए हैं। केवल और केवल मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए 10+2 में भी था और फिर ग्रेजुएशन में जाकर ये ग्रुप का थोड़ा सा नाम बदल गया। कहेगा अबेलियन ग्रुप कब होगा, कोसेट्स ग्रुप कब होगा, सब ग्रुप कब होगा। तो यह सारे के सारे क्वेश्चन मतलब इतने इजी होते हैं कि पूछे मत। तो अब जरा देखा जाए, इसी के साथ साथ जैसे अब मैं बहुत ढेर सारा चर्चा आपको क्लास में ही करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर मैं आपको टॉपिक की बात बता रहा था कि अब जैसे ग्रुप है तो ग्रुप के बारे में आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि जैसे ए नाम का एक ग्रुप है, या हम इसे ले लें जैसे एन है, तो एन क्या होगा, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या होगा, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर होगा। लेकिन अब जरा देखा जाए कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक यह ग्रुप हो गया किसका, यह नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप हो गया। आगे आपने जैसे पढ़ा है कि प्रत्येक ग्रुप अपने आप में सब ग्रुप क्या होता है कि सम आर होल एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ सब ग्रुप। ग्रुप इज आल्सो एक्ट एज अ सब ग्रुप। ग्रुप भी हमेशा किसकी तरह, सब ग्रुप की तरफ। बट और यह भी कहते हैं कि एवरी ग्रुप ट्रीटेड एज अ सब ग्रुप, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं कि प्रत्येक सब ग्रुप होता है। तो प्रत्येक ग्रुप सब ग्रुप तो होता है लेकिन सब ग्रुप नहीं होता। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जरा एक बात मैं आपको ऐसे बता दूं कि देखिए यह n जो है यह ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि अगर यहां w ले लूं, क्या ले लिया जाए, w। अगर मैं w ले लूं, w का मतलब होल नंबर। तो होल नंबर क्या है कि 0 के साथ अगर आप नेचुरल नंबर का एक ग्रुप बना दें, क्योंकि होल नंबर में हमारा क्या होता है, होल नंबर में हमारा 0 भी आता है। तो 0 के साथ अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, मिला दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। अब होल नंबर हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब यह है कि जो नेचुरल नंबर है, जरा देखिए कि नेचुरल नंबर में
होल नंबर के, पूर्ण संख्याओं के होल नंबर के सारे एलिमेंट नहीं है, जीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सब ग्रुप ऑफ होल नंबर। यहां से एक देखिए सब ग्रुप बन गया कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का सब ग्रुप है। अब हम ग्रुप को पहले डिफाइन करेंगे, पहले हम ग्रुप की परिभाषा जानेंगे, फिर सब ग्रुप की परिभाषा जानेंगे। ग्रुप किसे कहते हैं कि हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ गैदरिंग ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहां एक ना टर्म यूज किया जाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में जैसे हम कलेक्शन ऑफ नंबर्स ले लें, कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ले लें, कलेक्शन ऑफ नेम्स ले लें, मतलब जहां जहां जो इवन हो, इवन ऑब्जेक्ट हो, कलेक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज ले लें, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ले लें, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। लेकिन हमने देखिए यूज किया कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाम के साथ हम सेलेस्टियल बॉडी मिला दें, नाम के साथ नंबर मिला दें, वो हमारा ग्रुप नहीं बनेगा। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन ग्रुप आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आती है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, लीनियर प्रोग्रामिंग से एक पार्ट बनेगा और इंटरपोलेशन से एक। देखिए इन दोनों को मिलाकर यह पूरा का पूरा सिस्टम मिलाकर यहां से आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन, मतलब ए बी सी करके। लेकिन यह पूरा का पूरा ग्रुप्स, यह पूरा का पूरा जो पहला और दूसरा है, जो पहला और दूसरा पार्ट है आपका, यह मिलकर आपको 3 क्वेश्चन देंगे, ए बी सी। यानी कुल मिलाकर यहां से आपके पास 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। राइट, समझ में आ रही बात? यहां तक हम लोग आगे, ये है। इसके बाद नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे, तो यहां से है सीरीज में है सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है। अब जरा देखा जाए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से, तो इसे हम यहां पर जो सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में केवल प्रोबेबिलिटी मेंशन है, प्रायिकता। अच्छा, वो प्रायिकता नहीं जो बच्चों वाली थी, हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी में देखिए, आप पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये चैप्टर भी आया है। अच्छा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ईजी है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता, ये इतना ईजी है कि आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब हम जैसे देखें, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपने पढ़ाई है, तो लेकिन यह मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या है कि यहां पर हम रैंक निकालेंगे और नलिटी निकालेंगे, रैंक एंड नलिटी। तो यहां पर दो चीज हम लोग अलग पढ़ लेंगे, डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू पढ़ लेंगे, फिर हम डेरिवेशन, इन दोनों का डेरिवेटिव डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेरिवेटिव डिटरमिनेंट्स कैसा होता है, यहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है, यह मिलाकर आपको एक क्वेश्चन लेकर आएगा। देखिए 3 क्वेश्चन वहां, और उस 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन फिक्स हो जाता है पूरा प्योर अलजेब्रा से, 2 टॉपिक से। कुल मिलाकर हमें 3 ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब 6 पार्ट, 3 पार्ट हमें वहां से मिल जाएगा, 2 पार्ट हमें यहां से मिल जाएगा, 3 2 5, और 1 पार्ट हम प्रोबेबिलिटी वाला कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे बताया परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। अब देखिए कि मतलब यह आपका सिलेबस का ब्रेकअप। तो सिलेबस के ब्रेकअप में जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी इतना इजी है कि आप इस पर, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊं कि जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको ले लूं और क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं। जैसे देखिए, सपोज करिए आपसे कहा जाएगा, देखिए सपोज करिए कि एक कॉलेज है और इसमें प्रोफेसर्स हैं। हालांकि ये सब हमने खूब पहले पढ़ा है, बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा कि कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं, यह हैं 7 प्रोफेसर साइंस के हैं, 5 प्रोफेसर मैथ के हैं मान लेते हैं, और
8 प्रोफेसर ह्यूमैनिटी के हैं। 8 प्रोफेसर किसके हैं? ह्यूमैनिटीज वाले। अब आपसे ये क्वेश्चन, ये 8 हैं ह्यूमैनिटीज के। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक विद्यालय के 20 प्रोफेसरों में, जिनमें 7 विज्ञान के, 5 मैथ के और 8 ह्यूमैनिटीज के हैं, इन प्रोफेसरों के बीच 3 प्रोफेसर का चुनाव कैसे, 3 प्रोफेसर के चुनाव या 3 प्रोफेसरों को ले जाने की प्रायिकता क्या होगी, जिसमें 2 प्रोफेसर साइंस के और 1 प्रोफेसर मैथ का हो। अब देखिए, तो इस तरह से जब 2 प्रोफेसर साइंस के हो और 1 प्रोफेसर मैथ का हो, तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि 3 प्रोफेसर का सिलेक्शन चाहिए, 3 प्रोफेसर हमें चाहिए। अब देखिए कि 3 प्रोफेसर चाहिए, तो सबसे पहले इन सब में 3 है ना, तो अब इनका यूज आएगा कॉम्बिनेशन का। 7 5 12 8 20 में 20 में 3, यानी जो हमारा टोटल हमारी इवेंट्स हैं, जिसे हम NS कहते हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग जो कहते हैं, वो 20 में 3 हो जाएगा, 20 से 3 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कहेगा कि 2 प्रोफेसर साइंस के हों और 1 प्रोफेसर मैथ का। तो अब हमारी जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, वह करेंगे 7 में 2 ले लेंगे, 7C2, और 1 लेंगे मैथ का। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि 5C1। इसका मतलब ये हमारा, और अब हमारी जो प्रायिकता होती है वह NE/NS होती है, यही है। इसका मतलब यह है कि यह 7C2 7C जो हमारी प्रायिकता आ जाएगी, ये क्या आएगी? 7C2 इंटू 5C1 होल बाई 20C3। अब जरा देखा जाए कि इसमें, हालांकि इतना इजी नहीं होता, इतना इजी ऐसे नहीं आ जाएगा कि अच्छा ऐसे आपने कर लिया। इसमें ढेर सारे आते हैं कि आपसे कहेगा कि जिसमें कम से कम 1 साइंस का प्रोफेसर हो, जिसमें कहेगा अधिकतम 2 साइंस के प्रोफेसर हो, कम से कम 1 मैथ का हो, अधिकतम 3 मैथ के हों, कम से कम 1 ह्यूमैनिटी का प्रोफेसर हो। मतलब इस तरह से जो कम से कम और अधिक से अधिक वाले कॉन्सेप्ट हैं, इस पर आपको परेशान कर सकता है ये। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे, तो कम से कम अधिक से अधिक का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको बता ही देता हूं यहां कि जो कम से कम और अधिक से अधिक का कॉन्सेप्ट है, जैसे आपसे देखिए आपके पास देखिए जो प्रोफेसर हैं वो कितने हैं भैया? वो हैं 20, जिसमें आपने देखा कि साइंस के 7 हैं, साइंस के कितने हैं? 7 हैं, मैथ के 5 हैं, ह्यूमैनिटी के 8 हैं। तो इसका मतलब 7 साइंस, 5 मैथ और 8 ह्यूमैनिटीज के। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 3 प्रोफेसरों का चुनाव करने की प्रायिकता, 3 प्रोफेसरों को चुने जाने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जिसमें कहे कम से कम 1 साइंस का प्रोफेसर हो। ध्यान दीजिएगा, कम, तो आपको पता है कि जो 20 टोटल 20 प्रोफेसर हैं, तो जो नंबर ऑफ आपका सैंपलिंग होगी, जो टोटल होगा, जिसे आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कहते हैं, यह आपका होगा 20C3। ये तो होगा ही। अब आपसे कह रहा है कि जिसमें कम से कम 1 साइंस का प्रोफेसर हो, तो कम से कम देखिए, कम से कम 1 साइंस का प्रोफेसर हो, इसका मतलब अधिक से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। देखिए कम से कम 1 हो, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो कैसे इसकी ग्रुपिंग करेंगे, यह ग्रुपिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यह फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें। ग्रुपिंग कैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए ग्रुपिंग कैसे करेंगे। अब हमारा जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारा है, यह कैसे लेंगे कि यह कह रहा है कि कम से कम 1 साइंस हो, तो अगर 1 साइंस ले लेंगे, 7C1 साइंस में अगर 1 प्रोफेसर ले लेंगे, तो अब बचेंगे हमें 2 प्रोफेसर और लेने हैं। तो 2 प्रोफेसर हम कहां से लेंगे? 5 से या 8 से नहीं, इन सब को मिलाकर 1 से, इन सब को 1 मान लेंगे। तो अब हम 8 5 13 इंटू 13C2
या का मतलब प्लस। अगर यहां हम 2 प्रोफेसर लें तो 7C2 इंटू 13C1 और या 7C3 तीनों ले लें तो यह 13C0 हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं लेना पड़ेगा। अब यह हमारा टोटल नंबर हो गया, एन हो गया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। प्रायिकता चाहिए तो होल डिवाइडेड बाय 20C3। मेरी बात समझ में आ रही होगी। कुल मिलाकर इसमें क्या है कि ये ग्रुपिंग है। ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, यही हमारे लिए चैलेंजिंग काम है और यही इसी पर हमें काम करना होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। उसके बाद जैसे अब मान लीजिए कह दिया आपसे कि अधिक से अधिक 2 मैथ के प्रोफेसर हों। अगर अधिक से अधिक 2 मैथ के प्रोफेसर हों तो देखिए यह जो पोर्शन है यह तो 20C3, यह तो आपका वही रहेगा, इसमें कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जो सेगमेंट आएगा, जैसे आप यह कहेंगे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका अब यह नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि कह रहा है कि जिसमें अधिकतम 2 मैथ के प्रोफेसर हों, तो अब आप क्या करेंगे, मैथ को अलग कर लेंगे और साइंस और ह्यूमैनिटीज को एक कर लेंगे। तो अधिक से अधिक 2 हो, इसका मतलब 5C2। देखिए अधिक से अधिक 2 हो, इसका मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। कम से कम 1 हो, इसका मतलब 1 भी होगा तो चलेगा, 2 भी होगा तो चलेगा, 3 भी होगा तो चलेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा होगा चलेगा, कम से कम की बात है। लेकिन अगर अधिक से अधिक की बात हो तो कह रहा है जैसे अधिक से अधिक 2 हो तो 2 या 2 से कम चलेंगे, 2 से अधिक नहीं चलेंगे उसमें, अधिक से अधिक में। तो अब जरा देखा जाए कि अगर 5C2 हो जाए तो हमें 3 चाहिए, तो एक प्रोफेसर हम कहां से लेंगे, 7, 8, 15, मतलब इन दोनों को मिलाकर 15 में एक ले लेंगे, 15C1। या 5C1 अधिक से अधिक 2 है तो एक भी ले सकते हैं, तो यह 15C2 हो जाएगा। और या 5C0, इसमें एक भी न लें अगर तभी यह चलेगा, अगर इसमें एक भी न लें 5C0 कर दें तो 15C3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपकी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो होल डिवाइडेड बाय 20C3। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आ रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर ग्रुपिंग की बात है, ग्रुप करने की बात है कि कैसे हम इसे समूह में लेकर आएंगे और कैसे इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपसे कहा जाता है कि एक टोकरी में ऐसे कुछ काली, कुछ नीली, कुछ पीली गेंदें हैं, उन सभी गेंदों में प्रायिकता क्या होगी कि 2 गेंद निकाली जाती है, कि एक गेंद लाल हो, एक गेंद हरी हो। मतलब इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन। तो मैंने आपको ब्रेकअप सिलेबस बताया। ठीक है, अब जरा देखा जाए कि अब मैं आपको बताऊंगा कि जो स्कोरिंग टॉपिक है, जहां से हम स्कोर कर सकते हैं, जो हमारी स्कोरिंग टॉपिक है वो कौन कौन से है, वह कहां से होगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब मैं आपको स्कोरिंग टॉपिक पर ले चलता हूं जो हम करेंगे। और आप कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, टॉपिक यही कर लेंगे तो मेंस में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला तो आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का एक तो प्रोबेबिलिटी वाला एक टॉपिक आपको कर लेना है। यहां से एक क्वेश्चन तय है। आप समझिए कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं, यानी 12 सेगमेंट करना है आउट ऑफ 24 में। 24 में कितने करने हैं, 12 हमें कुछ सेगमेंट करने हैं। तो 12 सेगमेंट कैसे, तो एक सेगमेंट तो आपको यह दे देगा प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे देगा। एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये 2 क्वेश्चन देंगे। यह 2 सेगमेंट, मतलब एक क्वेश्चन देगा 2 सेगमेंट ए और बी। तो कुल मिलाकर 3 सेगमेंट आपके यहां से हो गए। ठीक है, 3 सेगमेंट आपके यहां से हो गए। सेक्शन बी वाले में, सेक्शन बी में जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी में। देखिए इसमें एक बात और थी, हमने इसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज थी, एक्सपोनेंशियल थी, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज है। तो हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज अगर टच भी ना करें तो हम 3 सेगमेंट यहां से ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप आएंगे तो लौट कर आएंगे, तो मैंने आपसे कहा कि देखिए यहां कुल हमें कितने करने हैं, सेक्शन बी से 6 सेगमेंट। कुल मिलाकर 3 सेगमेंट हमें ग्रुप और सब ग्रुप वाला, यह रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स, यह 3 सेगमेंट यहीं से मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हमें सीक्वेंस सीरीज और लीनियर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग और इंटरपोलेशन फार्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हमें एक प्लान के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करनी पड़ेगी। यानी पूरा का पूरा
270 प्लस नंबर लाने हैं 300 में और पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। तो पूरा का पूरा सिलेबस भी न पढ़ना पड़े और 270 नंबर आ जाएं, तो हम इसमें से एक स्ट्रेटजिक प्लान पर स्ट्रेटजिक मोड में तैयारी करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, कैसे उठते हैं, किस लेवल के उठते हैं, उनका क्वेश्चन बनने के ट्रेंड क्या हैं, किस तरह मूव कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा ट्रेंड हम लोग क्लासरूम से शुरू करेंगे और बताएंगे आपको। और 3 से 3.5 महीने का जो समय हमारे पास, हम लोग इसमें बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स का सेगमेंट करेंगे और उम्मीद होगी कि 270 प्लस नंबर हम लोग कर पाएं, ले आए। इसके बाद जैसा हमने आपसे कहा कि हर संडे को, प्रत्येक संडे को टेस्ट भी हम लोग करेंगे। प्रत्येक संडे को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट करेंगे, टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 टेस्ट तो हम लोग कर ही लेंगे। पहले सेगमेंट वाइज टेस्ट होंगे आपके और फिर 3-4 टेस्ट ऐसे सेगमेंट वाइज होंगे कि जो जो सेगमेंट हम पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वो ले लेंगे। इसके बाद फिर आपको पूरे मैथमेटिक्स का फुल टेस्ट दिया जाएगा और 4-5-6 पूरा का पूरा टेस्ट देकर वहां से पूरी एक अच्छे से तैयारी आपकी करा दी जाएगी। यह इतना उम्मीद, इतना भरोसा आपको रखना होगा। ठीक है, तो अब जरा देखा जाए कि पूरे के पूरे सेगमेंट में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब 50% सिलेबस पढ़ के हम 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रेटजिकल प्लान करना पड़ेगा। अब मैं आपको सेक्शन ए पर देखते हैं। सेक्शन ए लेंदी है। सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए लेंदी है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो यहां से कम x, यहां से इन दोनों से मिलाकर यह मिलेगा और 2 सेगमेंट आपके यहां से मिल सकते हैं, ए और बी। तो कुल मिलाकर 3 यहां मिल गए। अब जरा देखा जाए तो, लेकिन 3 मिल तो गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिलने से मतलब नहीं है, मिलने के लिए तो सारा मिलेगा, करना कहां है, करना कहां है, वहां पर मैं आपको ले चलता हूं। जैसे सेक्शन ए में लीनियर अलजेब्रा है। सेक्शन ए में क्या है, लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा मैंने आपसे देखिए उस दिन बताया था, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू 3D। मतलब यह पूरा का पूरा, यह जो देखिए, एक तो पूरा का पूरा आपका वेक्टर है। वेक्टर में एक क्वेश्चन तय है, एक सेगमेंट आना तय है। ठीक है, इसके बाद ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस है और कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, यह दोनों मिलकर कम से कम 2 सेगमेंट आपको देंगे, ए और बी। तो मतलब एक क्वेश्चन यहां से मिल गया, 2 सेगमेंट यहां से मिल जाएंगे, तो 3 क्वेश्चन आपके, मतलब 3 सेगमेंट मिले। ठीक है, मतलब 1.5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमने क्या क्या टेस्ट किया कि कार्टेशियन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू 3D है, बाकी ये सब ऐसे, इस पर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे, और वेक्टर से क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन। यह जो सेगमेंट है, पूरा का पूरा सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा, यह जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, आपको कहीं न कहीं 10+2 में पढ़ा हुआ सेगमेंट है। आप समझिए कि कम से कम आपने इस सेगमेंट को 10+2 में खूब अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, मैं यह मान लेता हूं कि 10+2 का सिलेबस टच में नहीं रहा, तो मैं इस पर एक बार ब्रीफ डिस्कशन दूंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, जैसे यह रिलेशन और फंक्शन, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो लिमिट और फंक्शन, ध्यान दीजिए, जैसे लिमिट और फंक्शन में अंतर क्या है, आप लिखते हैं ना, जैसे मैं आपसे कह दूं f(x) = sin x, sin x by x, और यह होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। यही इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, बस यही हमें समझना है। ठीक है, तो हमें बस इतना पहले समझना है कि लिमिट कंटिन्यूटी में और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। जो लिमिट और कंटिन्यूटी है, तो पहले लिमिट की बात करें, तो जो हमारी लिमिट है, यह देखिए, यह कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 है, और जो हमारा फंक्शन है f(x) का है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि f(x) = sin x by x, तब अगर मैं आपसे कहूं f(0) =
तो f0 का मतलब हम कंप्लीटली 0 रख देते हैं। तो साइन 0/0, साइन 0/0, देखिए जरा साइन 0 की वैल्यू 0, यह 0/0 का, यह 0/0, इसका मतलब यह 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, ठीक है, यह कंप्लीट 0 हो गया ना, एफ एक्स एक्स की वैल्यू 0 होती है, यानी कि कंप्लीट 0 हो गया। सपोज करें कि एफ हमें π/2 चाहिए, एफ क्या चाहिए π/2 चाहिए, तो एफ π/2 का मतलब एक्स से हम π/2 होल्ड कर देंगे, तो साइन π/2 होल बाय π/2। तो अब जरा देखा जाए कि π/2, साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 अपान π/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2/π हो गई। जरा देखा जाए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यह फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आगे ढेर सारा। अब जैसे लिमिट की बात करें, तो अगर लिमिट ले लें, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, देखिए वहां पर fx था, फंक्शन ऑफ x था और x के वैल्यू हमने 0 ले ली। यहां पर कह रहा है x टेंस टू 0, x 0 नहीं है, x अप्रोचिंग टू 0 है। x टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि x अप्रोचिंग टू 0 है, x 0 नहीं है, 0 के बराबर पहुंच रहा है, मतलब इट्स गोइंग टू बी 0 बट नॉट अ 0। मतलब इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 0.00000001 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 के अप्रोचिंग है, 0 नहीं है। अगर ये 0 की अप्रोचिंग हुई तो इसका मतलब इसकी एक वैल्यू होगी। तब हम इसमें क्या लगाते हैं कि तब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि देखिए जब इस तरह आ जाए तो इसमें एक एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, आपको पता होगा LH रूल आता है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, LH रूल लगाते हैं। तो LH रूल हमारा क्या कहता है, LH रूल एल हॉस्पिटल रूल है, इसे हम क्या कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं। और ये हमारा रूल आपको क्या कहता है कि आपको पता होगा, जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। आज तो यह बता रहा हूं कि कैसे देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो एक काम करिए कि डेरिवेट कर, सबसे पहले वैल्यू रखिए और वैल्यू रखकर देखिए क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म में आते या नहीं आते। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा होता है जैसे 0/0, इनफाइनाइट बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, ये 7 होते हैं। और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 फॉर्म होते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इन्हें आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पूरा डिटेल एक बार पढ़ाऊंगा। यह आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। अगर हम सॉल्व करते समय अगर यह आ जाते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाते हैं, तो हम इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि ऊपर का भी डेरिवेटिव ले लीजिए और नीचे का भी डेरिवेटिव ले लीजिए, और तब x की जो x टेंस टू वैल्यू है 0 है, इसे पुट कर दीजिए। और अब देखिए कि अगर यह फिर से अगर इसकी वैल्यू आ गई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, लेकिन अगर फिर से यह इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए तो फिर से लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, और तब तक लगाइए जब तक इसकी कोई वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए इसमें लगा के मैं आपको बताऊं तो यह साइन x है और यह x है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू cos x हो जाएगी और 1 हो जाएगी। cos, अब देखिए x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, cos 0 का मतलब 1 होता है, तो 1/1 इसका मतलब 1। देखिए इसकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब यह है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, जबकि फंक्शन ऑफ x साइन x/x में x बराबर 0 की वैल्यू क्या आई थी 0। यही फंक्शन और लिमिट में अंतर है। क्लियर? यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आगे होगी और उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ रहे होंगे। फिर सिलेबस की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। देखिए जैसे ऐसा ढेर सारे एग्जांपल आपको ले जा सकते। सपोज करिए कि कुछ भी हो जाए, एक नया पेज लेते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि f(x) इज इक्वल टू x² + 1 अपान x² - 1। अब इसकी वैल्यू बताइए f0 की, और लिमिट
x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू में बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि जैसे इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो अगर एक्स स्क्वायर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। देखिए अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 0 प्लस 1 1 अपन 0 माइनस 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गई। लेकिन यहाँ अगर लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट में जरा देखा जाए, अगर 0 रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू आप क्या रखें 0, x टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 रखते हैं तो अब जरा देखा जाए कि इसकी वैल्यू, सबसे पहले तो डेरिवेट करेंगे तो 2x अपन 2x, जब डी बाई डी एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट यानी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल बाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी भी वैल्यू आप देखेंगे तो यह क्या आ जाएगा 2x अपन 2x, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ में आ रही बात? मेरे कहने का मतलब लिमिट और फंक्शन में यह अंतर आता है, ये बड़ी छोटी छोटी। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, मैं आपको वो बता रहा था कि जो सबसे पहला सेगमेंट है इसमें हम लोग काम करेंगे तो डिफरेंशियल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट और कंटिन्यूटी मिलाकर और यह फंक्शन मिलाकर, ठीक है, या यूं कि यह पूरा का पूरा सेगमेंट मिलाकर यह हमें कम से कम तो ए बी सी डी 4 सेगमेंट यानी 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और डिमॉवर थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूरा पूरा मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन लॉग से मिलेगा। तो इसका मतलब, और यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम 1.5 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 1.5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें 3 ही क्वेश्चन तो करने हैं, 3 ही क्वेश्चन करने तो हम डिफरेंशियल वाला जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन वाला पोर्शन वहां से कर लेंगे 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम जाके ट्रिग्नोमेट्री से कर लेंगे, फिर हमें और ढेर सारा काम करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रेटजी पर, इन्हीं प्लान पर हम लोग काम करेंगे और पढ़ाई करेंगे। आगे हमारी जो क्लासेस होंगी वह अगले सप्ताह शुरू होंगी 21 फेब से। 21 फेब से हम लोग एक नई क्लास लेकर शुरू करेंगे, यानी 21 फरवरी से मैथ्स की क्लास, हमारी मैथ्स मेंस का सिलेबस शुरू हो जाएगा और यहां से हम लोग रन करना शुरू कर देंगे। यह रन करेगी 21 फरवरी से। और यह पहले इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 20 फरवरी से 20 फेब से हमारा टेस्ट शुरू होगा, और यह मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चनर भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे। हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पीडीएफ आप स्कैन करके भेजेंगे, भेज कर यहाँ चेक होगा, फिर आपके एक एक कॉपी पर, एक एक नोटबुक पर काम होगा, और यहाँ से आपको डिस्कशन के माध्यम से बताया जाएगा कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ और इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। तो यह 20 फरवरी से हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगा, टेस्ट प्लस डिस्कशन, टेस्ट प्लस डिस्कशन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद और यह जो होगा टेस्ट जो होगा टॉपिक वाइज होगा। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक, जैसे मैथ है तो सबसे पहले तो टॉपिक वाइज ले लेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, और इस टेस्ट के दौरान टॉपिक वाइज 3 से 4 टेस्ट लेंगे, 3 से 4 टेस्ट। उसके बाद कंबाइन, इसके बाद कंबाइन टेस्ट हम लोग करेंगे, इसमें 5 से 6 से 7 टेस्ट होंगे आपके, 6 से 7 टेस्ट होंगे, लगभग 10 से 11 टेस्ट आपको देने होंगे। सेम का सेम पैटर्न स्टैटिक्स में होगा, सेम का सेम पैटर्न किस में होगा, स्टैटिस्टिक्स में होगा। और यहां से क्लियर। अब आप क्या करेंगे कि इसकी डिटेल जानकारी जानने के लिए आपको 2 नंबर संस्थान के नंबर दिए गए हैं, मैं आपको दोबारा 2 नंबर दे देता हूं। संस्थान द्वारा जो दिए गए नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप पूरी की पूरी सूचना, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यह संस्थान द्वारा जो दिए गए नंबर है, मैं आपको बता देता हूं कि 9540 44
4460 9540444460। और एक दूसरा कॉन्टेक्ट डिटेल जो संस्थान का है वो 8800233080, यानी 8800233080। यह 2 नंबर हैं, इन पर आप कांटेक्ट करके संस्थान से पूरी डिटेल इसका ले सकते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि 21 फरवरी मंडे यानी सोमवार, मंडे यानी सोमवार से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 20 फरवरी यानी रविवार से, यानी ये संडे, रविवार से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्लियर? इतनी सारी बातें आपको बता दी गई हैं। अब हम लोग इंतज़ार करेंगे 21 फरवरी का, और 21 फरवरी से हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। 20 फरवरी से हम लोग टेस्ट शुरू कर देंगे, टेस्ट और टेस्ट का डिस्कशन। टेस्ट सबके लिए होगा, जितने भी जो बाहरी बच्चे हैं, जो अपने बच्चे हैं, सबके लिए टेस्ट होगा। लेकिन 21 फरवरी से जो क्लासेस होंगी तो उन्हीं सीक्वेंस में आपकी क्लासेस करेंगे, फिर उन्हीं सीक्वेंस में टेस्ट लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अब आप 21 फरवरी से तैयार हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम यही रोक लेते हैं, और आज हमने पूरा का पूरा एक मैथमेटिक्स के मेंस के सिलेबस का ब्रेकअप मैंने आपको तैयार करके बता दिया, और यह भी बता दिया कि कितना % सिलेबस पढ़ना है। 100% सिलेबस पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, हम सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, और इस तरह सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे कि हम 270-75 क्वेश्चन, हालांकि पूरा मैं कराऊंगा 100%, लेकिन जो मेरा मेन फोकस होगा, मेन मोटो होगा कि जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पर हम ज़्यादा रुकेंगे, ज़्यादा फोर्स डालेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा टारगेट होगा कि 250, 60, 70, 270 क्वेश्चन, 270 नंबर 300 में आराम से हम लोग ले लें, बिना किसी एफर्ट के। बहुत एफर्ट भी नहीं डालना है, घबराई नहीं। आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस तो आपने देखा होगा कि न तो बहुत भारी है, लेकिन हाँ ये बहुत ईजी भी नहीं है, एवरेज मॉडरेट रीजन में है। तो आज हम इस क्लास को यहीं रोक लेते हैं। हम लोग 21 फरवरी को क्लास के माध्यम से आपके साथ मिलेंगे, और 20 फरवरी को टेस्ट के माध्यम से। बहुत बहुत आभार और शुभकामना आप सभी को।